नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका में एक बार फिर से हमले की खबर है। खास करके ईरान से जंग की शुरुआत के बाद अमेरिका में हमले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले महाशक्तिशाली अमेरिका का सुरक्षा तंत्र तार-तार हो चुका है। कल तक जो देश खुद को दुनिया का सबसे सुरक्षित किला बताता था, जिसे अमेरिका में गोलियों की तड़तड़ाहट और चीख पुकार आम बात हो चुकी है। हालात यह है कि क्या आम नागरिक और क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और क्या उनका परिवार, अमेरिका में कोई भी महफूज नहीं है। अपराध चरम पर है। और जब से ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है और जब से मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ अमेरिका की जंग शुरू हुई है, तब से अमेरिका के भीतर एक अदृश्य और खौफनाक हालात दिख रहे हैं, जिसकी वजह से सुपर पावर की नींद उड़ी हुई है। एक तरफ गन वायलेंस की वारदातों ने अमेरिकी सड़कों को लहूलुहान कर दिया है, तो दूसरी तरफ ट्रंप, उनकी बेटी इवांका तक को निशाना बनाने की साजिश ने पूरी अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। यही नहीं, अमेरिकी तटों पर संदिग्ध धमाकों और आगजनी ने इस खौफ को और गहरा कर दिया है। तो क्या दूसरों के घर में आग लगाने वाले महाशक्ति के घर में खुद हालात बिगड़ चुके हैं, जिसकी तपिश अमेरिकी राष्ट्रपति भी महसूस कर रहे हैं? क्या ईरान के प्रॉक्सी और हमदर्दों ने अमेरिकी सरजमी पर घुसपैठ कर ली है? आखिर बार बार अमेरिका को कौन दहला रहा है? और 28 फरवरी 2026 के बाद से हमलों में तेजी कैसे आ गई? आंकड़े क्या गवाही देते हैं? और क्या अमेरिका आज की तारीख में अब सुरक्षित नहीं है? बताएंगे आपको वर्ल्ड नाउ में डिटेल से खबर, और बताएंगे अमेरिका की किन दो जगहों पर हमले की बात सामने आ रही है। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे अमेरिका के दोस्त इजराइल के बारे में। इजराइल में आतंकी हमले की खबर है। मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही के स्क्रिप्ट लिखने वाले इजराइल के अभेद्य सुरक्षा चक्र को एक बार फिर से बेरहमी से भेज दिया गया है। सीजफायर की शान दिखती तस्वीरों के बीच पूरा इजराइल गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों से गूंज गया। सेंट्रल शेरॉन क्षेत्र के पेट्रोल पंप से लेकर राहगीरों तक हुए इस सिलसिलेवार और खौफनाक आतंकी हमले ने नेतन्याहू समेत पूरे सुरक्षा महकमे को हिलाकर रख दिया है। 7 अक्टूबर 2023 के जख्म अभी हरे ही हैं कि एक बार फिर इजराइल की सड़कों पर खून बहाया गया है। लेकिन सवाल इस बार सिर्फ इस खूनी हमले का नहीं है। सवाल इस हमले की क्रोनोलॉजी और टाइमिंग को लेकर भी है। एक तरफ ईरान और लेबनान के मोर्चे पर सीजफायर की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल के भीतर एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। तो क्या अमेरिका के बाद अब ईरान के अदृश्य हाथों ने इजराइल की सरजमी पर दस्तक दी है, या फिर इस खौफनाक हमले के पीछे खुद इजराइल के भीतर की ही कोई इनसाइड स्टोरी है? जाहिर सी बात है, बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक कुर्सी खतरे में है और आगामी चुनाव में उन पर खतरे की तलवार है। तो क्या ये वाकई कोई आतंकी साजिश है, या फिर कुर्सी बचाने के लिए कोई बड़ा प्रयोग? आखिर इस हमले के पीछे की पूरी कहानी क्या है और खबर क्या है, दिखाएंगे आपको स्पेशल रिपोर्ट में। फिर वर्ल्ड नाउ में हम अब बात करेंगे ईरान के उस सीक्रेट हथियार के बारे में जिससे अमेरिकी विमान जमींदोज हो गए। क्या सुपर पावर अमेरिका की तकनीक एक तीरंदाज के सामने घुटने टेक देगी? दुनिया की सबसे आधुनिक सेना और अरबों डॉलर के शिकारी ड्रोन आज आसमान से पतंगों की तरह कट कर गिर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जारी महायुद्ध के बीच एक ऐसे गुप्त हथियार की एंट्री हुई है जिसने युद्ध का पूरा भूगोल बदल दिया है। ईरान ने अपने इस सीक्रेट हथियार को मैदान में उतारा है। उसने अमेरिका के सबसे घातक जासूसी ड्रोन MQ-9 रीपर का घमंड भी इसी सीक्रेट हथियार से चकनाचूर किया है। फारसी लोक कथाओं के जादुई तीरंदाज के नाम पर बना ये सिस्टम न सिर्फ रडार की नजरों से बच निकलने वाले स्टेल्थ विमानों को ढूंढ निकालता है, बल्कि उन्हें पलक झपकते खाक में मिला देता है। जंग में पेंटागन को अब तक 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत लग चुकी है। रीपर ड्रोन हो, टॉमहॉक मिसाइलें हो, या फिर F-35 जैसे महंगे फाइटर जेट्स, ईरान की कम लागत वाली मोबाइल तकनीक ने अमेरिका के खजाने में बड़ा छेद कर दिया है। एक तरफ होर्मुज के समंदर में ईरान की 100 से ज्यादा स्पीड बोट्स मौत का जाल बुन रही हैं, तो दूसरी तरफ आसमान में ईरान का नया तीरंदाज काल बनकर मंडरा रहा है। तो क्या अमेरिका तकनीक के मामले में ईरान से पिछड़ गया है? क्या खाड़ी के पानी में तबाही का वो मंजर आने वाला है जिसकी कल्पना तक नहीं की गई थी? और आखिर क्या है ईरान के इस सीक्रेट हथियार का रहस्य जिसने अमेरिका के सबसे महंगे और अत्याधुनिक वॉर एसेट्स को खिलौना बना दिया है? बताएंगे आपको वर्ल्ड नाउ में डिटेल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में इन खबरों को विस्तार से। ईरान पर हमला करके ईरान का भूगोल बदलने वाले ट्रंप का देश अमेरिका। ईरान पर हमला करके ईरान में रिजीम चेंज कराने का दंभ भरने वाला देश अमेरिका। लेकिन इस हमले के बाद, इस जंग के बाद अमेरिका, जो सबसे शक्तिशाली, सबसे सुरक्षित माना जाता था, आज दुनिया की तारीख में अमेरिका सबसे ज्यादा असुरक्षित हो चुका है।
अमेरिका में कब क्या हो जाए, कहां फायरिंग हो जाए, कहां धमाका हो जाए, कहां आग लग जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। खास करके डोनाल्ड ट्रंप की सेकेंड रिजीम में, और उसमें भी स्पेशली 28 फरवरी 2026 के बाद से अमेरिका में दर्जनों हमले हो चुके हैं। और वो कहते हैं ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। दुनिया को शांति के नाम पर परेशान करने वाले, ईरान को परमाणु बम के नाम पर तबाह करने वाले ट्रंप अपने ही घर को सुरक्षित नहीं रख पाए। और घर को छोड़िए, देश को छोड़िए, खुद डोनाल्ड ट्रंप ही सुरक्षित नहीं है। न ही उनका परिवार सुरक्षित है और न ही उनका देश सुरक्षित नजर आता है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कैसे अमेरिका में लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। कल तक जो अमेरिका दुनिया भर के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता था, आज वही अमेरिका सबसे ज्यादा असुरक्षित नजर आता है। हर दिन अमेरिका में सुरक्षा घेरा तोड़ा जा रहा है, हर दिन हमले की खबर आ रही है। सबसे पहले कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर, इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अमेरिका में मास शूटिंग की तस्वीर है, जहां पर गोलीबारी के बाद अफरा तफरी की स्थिति देखी जा सकती है। गोलियों की आवाज सुनने के बाद अमेरिका में गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज आई, लोगों में अफरा तफरी हो गई। सोचिए ये वो देश है जिसे सुपर पावर का खिताब हासिल है। और जरा आवाज सुनिए कैसे अचानक से चारों तरफ से गोलियों की आवाज आने लगती है। एक नकाबपोश हमलावर आता है और अमेरिका में लोगों को दहलाने लग जाता है। जरा गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनिए। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जहां पर एक साथ कई जहाजों में आग लग गई। दरअसल अमेरिका में फायरिंग की घटना, जहाजों में आग लगने की घटना कोई नई नहीं और ये बार बार सामने आ रही, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अमेरिका के ओहायो राज्य में कम्युनिटी फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी में कई लोगों को गोली लगी। हालांकि गोलीबारी करने वाला अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। अमेरिका के ओहायो राज्य में टोलेडो शहर में ओल्ड एंड फेस्टिवल के दरमियान अचानक गोलीबारी की शुरुआत हो गई। पुलिस के मुताबिक कई लोगों को गोली लगी है और कई लोग गंभीर तौर पर घायल हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस अभी तक हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस विभाग के मुताबिक तकरीबन 5:30 बजे के आसपास ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के पास डेलावेयर एवेन्यू और ग्लेनवुड एवेन्यू इलाके में गोलीबारी की खबर मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो कई लोग गोली के शिकार से घायल हो गए थे। अधिकारियों ने कहा है कि घायलों को फौरन नजदीकी अस्पताल पहुंचा दिया गया है। लेकिन ट्रंप की पुलिस को यह पता ही नहीं कि गोलीबारी की किसने। संदिग्ध हमलावरों की पहचान भी अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि हमलावर कहां हैं, कैसे आए, क्या किया, अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। उन्हें तलाशा जा रहा है। अमेरिका में किस तरह से ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान से जंग के बाद अचानक ये हमले क्यों बढ़ गए? क्या इसके पीछे ईरानी प्रॉक्सीज हैं? अमेरिका में ओल्ड एंड फेस्टिवल के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की खबर आई, जिसमें ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। नकाबपोश हमलावरों ने 21 लोगों को गोली मारी। घटना के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिकी पुलिस नकाबपोश हमलावरों को अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। ईरान युद्ध के बीच अमेरिका में लगातार हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं। हाल के दिनों में यूएस के कई हिस्सों में गोलीबारी की घटनाओं ने चिंता बढ़ाई है। सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि हमले के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। लेकिन अभी हाल ही में हमने आपको वर्ल्ड नाउ में ओहायो की ही घटना दिखाई थी। अमेरिका की एक गहरी, पुरानी और लाइलाज होती जा रही बीमारी की एक कड़ी है। गन वायलेंस के जो रिपोर्ट्स हैं या फिर उनके जो डेटा हैं उसके मुताबिक 2026 में अब तक ये 170वीं मास शूटिंग है और ये भी उसी विशिष्ट अमेरिकी पैटर्न का हिस्सा है जहां सामुदायिक जश्न खून खराबा में तब्दील हो जाते हैं।
2024 के सीडीसी के आंकड़ों के मुताबिक 2024 के साल में 27,593 लोग गन सुसाइड में और 15,364 लोग गन होमिसाइड में मारे गए। यानी कहा जाए तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश अपने ही नागरिकों को सुरक्षित रख पाने में नाकाम साबित हो रहा है और ये देश दुनिया के अलग अलग देशों में शांति स्थापित करने का दावा करता है। आपको अमेरिका में बीते 10 सालों में मास शूटिंग की घटना के बारे में दिखाते हैं, वो भी आंकड़ों के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती गई हैं। साल 2017 से अगर शुरू करें तो 17 में 346 घटनाएं हुई, 15,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। 18 में 337 घटनाएं हुई, 14,000 लगभग 15,000 लोगों की जान गई। 2019 में 417 घटनाएं बढ़कर हो गई, 15,457 लोगों की जान गई। 2020 में आंकड़ा 611 पहुंच गया, 19,482 लोगों की जान गई। 2021 में आंकड़ा 690 पहुंच गया और लगभग 21,000 लोगों की जान गई। ठीक इसी तरह से 2022 में 647 घटनाएं बढ़कर हो गई, 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। 2023 में घटना बढ़कर 656 पहुंच गया और तकरीबन 19,000 लोगों की जान गई। 2024 में 653 ऐसे मामले सामने आए जहां 18,800 लोगों की जान गई। 2025 में 650 मामले सामने आए, 19,000 लोगों की जान गई और 2026 मई तक 175 घटनाएं सामने आ चुकी हैं और 3,500 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि ईरान जंग के दरमियान अमेरिका में फायरिंग की घटनाएं बढ़ी हैं? क्या ईरानी प्रॉक्सी की पहुंच अमेरिका तक है? क्या ईरानी स्लीपर सेल्स एक्टिव हो गए हैं? क्या ईरान को समर्थन करने वाले लोग अमेरिका में दहशत फैला रहे हैं? क्योंकि जब दुनिया जलेगी तो आग तो हर देश तक पहुंचेगी। तो क्या अमेरिका में यही हो रहा है? अमेरिका ने दुनिया के कई देशों को अशांत किया है। आज अमेरिका ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से लाए। जो जैसा करता है वैसा देना भी पड़ता है। इसलिए अमेरिका में घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके पीछे कौन है यह अमेरिका को भी नहीं पता, बाकी खुफिया एजेंसी को भी नहीं पता। सेंट्रल अमेरिका में तो दहशत का माहौल है। लोग घरों से निकलने से पहले 20 बार सोचते हैं। ऐसी स्थिति पहले नहीं थी। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तब से ऐसी घटनाएं आम हो गई और ईरान से जंग के बीच तो फिर इन घटनाओं में और ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। ईरान से जंग के बीच में अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं कुछ ज्यादा ही दिख रही हैं। गोलीबारी की घटनाएं छोड़िए, कई ऐसी समस्याएं हैं जो ईरान जंग के दरमियान आ रही हैं। प्राकृतिक आपदा हो, फिर रॉकेट फटने की खबर हो, ट्रंप पर फायरिंग की घटना की खबर हो, सब एक साथ अमेरिका में दिख रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं अमेरिका को दहलाने की कुछ घटनाएं कैसे हुई हैं। 6 जून 2026 अमेरिका को ओहायो में फायरिंग की घटना सामने आई, जिसमें अंधाधुंध फायरिंग हुई, 21 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। 1 जून 2026 अमेरिका के मुस्तकीन शहर में गोलीबारी हुई, हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, फायरिंग की घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। 18 मई 2026 होंडुरास में 2 जगहों पर गोलीबारी हुई। ईरान जंग के बीच सेंट्रल अमेरिका में दहशत हुआ, 26 लोग मारे गए, 7 पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल थे। 18 मई 2026 कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित मस्जिद पर हमला हुआ। 2 हमलावरों ने मस्जिद में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमले में 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 16 मई 2026 टेक्सास की राजधानी ऑस्टिन में फायरिंग हुई। अंधाधुंध और रैंडम फायरिंग में 4 लोग घायल हुए। फायरिंग की घटना में कई दूसरे लोग भी घायल हुए। 5 मई 2026 टेक्सास के कैरोल्टन में जमकर गोलीबारी हुई, 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए। 4 मई 2026 वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में शूटिंग हुई। व्हाइट हाउस परिसर के पास गोलीबारी घटना हुई, सीक्रेट सर्विस अधिकारियों ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। अप्रैल 2026 बैटन रूज मॉल में भारी गोलीबारी हुई, गोलीबारी की घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। मार्च 2026 लुजियाना में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, घटना में 8 बच्चों की समेत 10 लोगों की जान चली गई। ये घटनाएं 28 फरवरी के बाद की हैं। 28 फरवरी से पहले सिर्फ जनवरी में एक घटना हुई थी जिसमें कुल 8 मास शूटिंग दर्ज की गई थी। फिर दिसंबर 2025 के आंकड़े अलग हैं, अक्टूबर 2025 के आंकड़े अलग हैं, लेकिन आप देखिए कि पैटर्न कैसे चेंज हुआ है। बेशक अमेरिका ये कभी स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी सरजमी पर प्रॉक्सीज ऑपरेट कर रहे हैं, स्लीपर सेल्स ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनके सुरक्षा तंत्र पर डेंट लगेगा, बट्टा लगेगा। लेकिन ये घटनाएं ईरान जंग के बाद से ही क्यों भड़की?
ईरान से जंग के बीच में 3 बार ट्रंप पर फायरिंग की घटना हो चुकी है। अब तो आम लोगों को छोड़िए, राष्ट्रपति के ऊपर 3 बार हमले हो चुके हैं, जिसमें जो 2 हैं वो ईरान से तनाव के बीच हैं और एक हमला जो है वो उनके घर के बाहर, मार-ए-लागो के बाहर पकड़ा गया था हमलावर। ट्रंप के आवास में एक हमलावर घुसा जिसको पकड़ा गया। 25 अप्रैल को वॉशिंगटन में डिनर कार्यक्रम के दौरान हमलावर ने फायरिंग की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 25 मई को जब ट्रंप व्हाइट हाउस में मीटिंग कर रहे थे तब हमलावर ने फायरिंग की, तब उसको मार गिराया गया। आपको याद होगा इवांका ट्रंप भी ईरान के समर्थकों के निशाने पर थी। हाल ही में हमलावर को गिरफ्तार किया गया था। हमलावर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहता था और इसलिए वो ट्रंप की बेटी को मार देना चाहता था, लेकिन इसे गिरफ्तार कर लिया गया। यानी अमेरिका ईरान में जंग तो लड़ रहा है, लेकिन अमेरिकन अमेरिका के अंदर ही सुरक्षित नहीं है। यहां तक कि राष्ट्रपति और उनकी फैमिली को भी थ्रेट है, वो भी सुरक्षित नहीं है। हमलावर उन तक भी पहुंच जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि जो अमेरिका अपने देश की रक्षा नहीं कर पा रहा है, वो मिडिल ईस्ट के देशों को कैसे सुरक्षित रख पाएगा? जिन्हें खुद सुरक्षा की जरूरत हो, वो दूसरों को सुरक्षा का भरोसा कैसे दे सकते हैं? जब अमेरिका की सुरक्षा ही भगवान भरोसे हो, तो ट्रंप खाड़ी के देशों को क्या भरोसा देंगे? अमेरिका में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ईरान से संघर्ष के बीच ये घटनाएं और ज्यादा बढ़ी हैं। अमेरिका से एक और अनहोनी की घटना सामने आई। अमेरिका के इक्वाडोर में मांटा फिशिंग पोर्ट पर भीषण आग की घटना देखने को मिली और एक साथ कई जहाज धू धू करके जल उठे। एक ऐसी घटना जिसे पूरा इलाका दहल गया। जरा फुल स्क्रीन आप तस्वीर देखिए, किस तरह से इस इलाके में इक्वाडोर के एक के बाद एक जहाज जल रहे हैं। अब एक आध जहाज में तो आग लगने की बात मानी जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा 2 जहाजों में आग लगने की बात मानी जा सकती है, लेकिन एक साथ इतनी जहाजों में आग कैसे लग सकती है, इस सवाल का जवाब अमेरिका के पास भी नहीं है। तस्वीरें अमेरिका के इक्वाडोर की हैं, जहां नाव में अचानक आग लग गई। एक एक करके 20 से ज्यादा जहाज जलकर खाक हो गए। तस्वीरों को आप देख सकते हैं किस तरह से धुएं का गुबार उठ रहा है और एक एक करके जहाज इस इलाके में आग की चपेट में आ रहे हैं। अमेरिका के इक्वाडोर में आग एक नाव से शुरू होती है और तेजी से आसपास की खड़ी नौकाओं तक फैल जाती है। हादसे में 20 से ज्यादा जहाज जलकर खाक हो जाती है। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नावें आग की लपटों में घिरी दिख रही हैं। पोर्ट से काले धुएं का बड़ा गुबार उठता दिख रहा है। आग के दौरान कई धमाकों की आवाज भी सुनाई दी, जिसमें कुछ लोगों ने कम से कम 8 धमाकों का दावा किया है। आग की घटना कैसे हुई या किसी साजिश का हिस्सा है, यह भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इसके बारे में भी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इक्वाडोर में पोर्ट पर खड़े जहाजों के बीच ये आग फैली कैसे, और ये पैटर्न ईरान के साथ संघर्ष के बाद ज्यादा दिख रहा है। खबर है कि ईरान के समर्थक अमेरिका को अंदर से अनस्टेबल करना चाहते हैं और अपने देश पर हुए हमले का बदला लेना चाहते हैं। कहते हैं इक्वाडोर के मांटा शहर के फिशिंग पोर्ट पर 20 से ज्यादा जहाज एक साथ जलने लगे। इस हादसे में 35 नावें प्रभावित हुई हैं, जिसमें 14 मछली पकड़ने वाली नाव और 21 छोटी नाव शामिल थी। इस घटना से हुए कुल आर्थिक नुकसान का अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका में इससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। यानी ईरान में आग लगाने वाले देश की दुर्गति हो रही है और शायद ऐसी दुर्गति पहले अमेरिका की नहीं दिखाई गई। कहते हैं सरकार के लोग हो या विपक्ष या फिर मीडिया, सब एक ही भाषा बोल रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला करके ठीक नहीं किया और अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने बहाना यह बनाया कि वो अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना चाहते हैं। अमेरिका में क्या ईरान ने खलबली मचा रखी है? क्योंकि ईरान के पास कोई भी ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है या कोई ऐसा हथियार नहीं है जो ईरानी जमीन से उड़कर अमेरिकी जमीन तक पहुंच सके। तो क्या ईरान अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है? ईरानी तकनीक की सीधी पहुंच अमेरिका तक नहीं है। जाहिर सी बात है, ईरान के पास प्रॉक्सी स्नाइपर सेल्स का एक बड़ा दस्ता भी रहता है और यही आरोप अमेरिका समेत दुनिया के कई देश लगाते हैं। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका आज के समय में सबसे ज्यादा असुरक्षित दिख रहा है।
वो भी तब जब वो ईरान के साथ जंग में फंसा हुआ है। और ये बात वहां के लोग भी कह रहे हैं कि अमेरिका में आज हालात ठीक नहीं है। ट्रंप तो सत्ता में इसलिए आए थे क्योंकि वो देश को महान बनाना चाहते थे, देश को सुरक्षित बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने आइस एजेंट्स के द्वारा कई लोगों को मरवाया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर करवाए। और यही अमेरिका अब सबसे ज्यादा अशांत है। बीच सड़क पर हमने लोगों को, अमेरिकन्स को गोली मारते हुए आइस एजेंट्स की तस्वीरें देखी। और अब यह तमाशा अमेरिका की गलियों में, अमेरिका के तटीय इलाकों में हर जगह शुरू हो गई है। आलम यह है कि अमेरिका में अब लोग अपने देश को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। इकोनॉमी गर्त में है और ट्रंप अभी भी ईरान को जीत लेने का दम भर रहे हैं। नजर रहेगी इस खबर पर। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। मिडिल ईस्ट को दहलाने की साजिश रचने वाले इजराइल के घर में जोरदार अटैक हुआ। हालांकि इजराइल यह दावा कर रहा है कि यह हमला आतंकी हमला है और इससे पूरे इजराइल में हड़कंप है, लेकिन क्या यह वाकई आतंकी हमला है? इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इससे पहले 2023 में इजराइल में जो हमला हुआ उसको लेकर भी कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आती है। अब सवाल यह वाकई आतंकी हमला है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। चलिए पहले खबर जानते हैं। इजराइल में हुए आतंकी हमले की तस्वीर आप देख लीजिए, किस तरह से इजराइल दहल गया है। मौके पर अफरा तफरी की स्थिति रही। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। 7 जून को सेंट्रल शेरॉन क्षेत्र में गोलीबारी की सिलसिलेवार घटना सामने आई। इजराइल कह रहा है यह आतंकी हमला है और इस हमले के बाद से पूरा इलाका दहल गया। इस आतंकी हमले के बाद नेतन्याहू तक सदमे में आ गए। तो क्या ईरान के हाथ अमेरिका के बाद इजराइल तक भी पहुंच गए? क्या यह आतंकी हमला ईरान की तरफ से किया गया है? क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर कहते हैं कि ईरान प्रॉक्सीज के जरिए टेरर फैलाता है। इजराइल में यह हमला मुख्य रूप से 3 से 4 अलग अलग जगहों पर हुआ, जिसकी शुरुआत एक पेट्रोल पंप से हुई थी। हमले के मुख्य 4 स्थान रहे कुचाव, यायर, जहां एक गैस स्टेशन पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। इसके बाद हमलावरों ने एक और इलाके को निशाना बनाया जहां राहगीरों को निशाना बनाया गया। हमलावर आगे बढ़े, फिर सलित की ओर गए। खबर है कि इस घटना में कई लोगों की जान गई है, लेकिन इजराइल कुछ भी खुलकर बताने को तैयार नहीं है। सुरक्षा बलों ने फौरन एक्शन लेते हुए हमलावर को मौके पर ढेर कर दिया, जबकि दूसरे की तलाश के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ईरान से संघर्ष और सीजफायर के बीच इजराइल में यह आतंकी हमला हुआ है। इसके बाद पूरे इलाके में इजराइल में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। आईडीएफ ने कहा है कि जल्द ही दूसरे आतंकी को भी धर दबोच लिया जाएगा। लेकिन क्या यह इतना आसान है? इजराइल में वो भी जंग के हालात में, जब सुरक्षा तंत्र हाईली एक्टिव है, सारी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं। आतंकी हमले में क्या हुआ है, आइए देखते हैं। इजराइल के शारोन इलाके में आतंकी हमले का दावा किया जा रहा है। इजराइल कह रहा है यह आतंकी हमला था। क्षेत्र में जूर, नातान और आसपास के इलाके में भी फायरिंग की खबर है। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। कोचाव, यायर में भी आतंकी हमला हुआ है। एक व्यक्ति की मौत हुई, 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली सुरक्षा बलों का दावा है कि उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया है, जबकि दूसरे को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस हमले के कारण इजराइल के अंदर सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से तनाव की स्थिति है, डर की स्थिति है। इससे पहले भी इजराइल में कई बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। इजराइल को दहलाने की कोशिश हुई है, लेकिन ईरान संघर्ष के बीच में यह पहली बार इस तरह का आतंकी हमला देख रहे हैं। अब जब गाजा पट्टी नहीं, हमास का सफाया हो चुका है, तो हमलावर करने वाले कौन थे, कहां से आए थे, इस पर भी सवाल है। जब गाजा पर इजराइल का कंट्रोल है, तो फिर हमलावर पहुंचे कहां से? जब बॉर्डर सील हैं और वहां पर आईडीएफ की तैनाती है, तो हमलावर अंदर घुसा कैसे? ऐसे कई सवाल हैं जो लोग सोशल मीडिया पर भी लगातार उठा रहे हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल के अंदर के ही लोग सरकार के खिलाफ होकर फायरिंग करके गए, या फिर इसके पीछे हो सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की कोई चाल। लेकिन इतिहास में अगर देखें तो कई ऐसी घटनाएं हैं जो
इजराइल को लेकर सवाल उठाती हैं कि इजराइल हमेशा से टेरर थ्रेट के अंदर रहा है। 11 मार्च 1978 कोस्टल रोड नरसंहार, फतेह से जुड़े आतंकवादी समुद्र के रास्ते इजराइल पहुंचे। उन्होंने एक बस का अपहरण कर यात्रियों पर हमला किया, 35 लोगों को मार दिया, जिसमें 9 बच्चे शामिल थे। 70 से अधिक लोग घायल हुए थे। इसके बाद इजराइल ने लेबनान में सैन्य कार्रवाई शुरू की। 19 अक्टूबर 1994 तेल अवीव बस बम धमाका, हमास के आत्मघाती हमलावर ने बस में धमाका किया, 22 लोगों की मौत हो गई, 47 लोग घायल हुए। ये 1990 के दशक के सबसे चर्चित हमलों में से एक था। इसके बाद सुरक्षा के उपाय और कड़े किए गए। 25 फरवरी 1996 जेरूसलम बस बम धमाके, 2 बसों को निशाना बनाया गया, हमास ने इसकी जिम्मेदारी ली, 45 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में दर्जनों लोग घायल हुए थे। देश भर में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया था। 4 मार्च 1996 डिजेंगॉफ सेंटर में धमाका हुआ। तेल अवीव के सबसे व्यस्तम शॉपिंग इलाका है ये, जहां पर एक आत्मघाती हमला किया गया, 13 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा घायल हुए। इस हमले का आरोप हमास पर लगा था। 30 जुलाई 1997 महैन यहूदा मार्केट में हमला हुआ, 2 आत्मघाती धमाके हुए, 16 लोगों की मौत हुई, लगभग 180 घायल हुए। 1 जून 2001 डॉल्फिनेरियम डिस्को में हमला हुआ। तेल अवीव समुद्र तट के पास ये डिस्को है जहां पर आत्मघाती धमाका किया गया, 21 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा घायल हुए। 9 अगस्त 2001 सबारो पिजेरिया पर हमला हुआ। जेरूसलम के रेस्तरां में बम धमाका हुआ था, यह भी आत्मघाती धमाका था, 15 लोगों की मौत हुई, 130 से ज्यादा घायल हो गए। इस घटना ने पूरे इस्राएल को हिलाकर रख दिया था। 27 मार्च 2022 पासओवर नरसंहार, नेतान्या के पार्क होटल में धमाका किया गया, 30 लोगों की मौत हो गई, 40 से अधिक घायल हुए। हमला धार्मिक समारोह के दौरान हुआ। इसके बाद इजराइल ने बड़े सैन्य ऑपरेशन भी शुरू किए थे। 18 नवंबर 2014 सिनगॉग का हमला, 2 हमलावरों ने पूजा स्थल में, जिसको सिनगॉग कहा जाता है, वहां घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, 6 लोगों की मौत हो गई। यहां पर हमला बंदूक, चाकू और कुल्हाड़ी से किया गया था। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों ने दोनों हमलावरों को मार गिराया। 7 अक्टूबर 2023 यह हमास का सबसे बड़ा हमला था। हमास ने गाजा से इजराइल पर अभूतपूर्व अटैक किया, सीमा पार कई कस्बों और एक म्यूजिक कॉन्सर्ट को निशाना बनाया। 1200 लोगों की मौत हुई, 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया। इसके बाद गाजा युद्ध शुरू हुआ, जिसके बाद की कहानी आपके सामने। और अब 7 जून 2024 शारोन इलाके में गोलीबारी और हमला, जिसमें कि इजराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया गया। 1 व्यक्ति की मौत हुई है, 6 घायल हुए हैं और एक आतंकी की तलाश की जा रही है। इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 का हमला आधुनिक इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ा और घातक आतंकी हमला माना जाता है, जबकि 11 मार्च 1978 का कोस्टल रोड नरसंहार लंबे समय तक देश का सबसे घातक आतंकी हमला रहा। लेकिन आज एक और आतंकी हमला इजराइल में हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू को इस बारे में ब्रीफ दिया गया है और जल्द ही नेतन्याहू सिक्योरिटी मीटिंग करने वाले हैं। और यह सब कब हो रहा है? जब लेबनान के पीएम लगातार ये कह रहे हैं कि ईरान को हमारे मामलों में दखल देने की आवश्यकता नहीं और लेबनान इजराइल से सीजफायर करना चाहता है। खबर यह भी है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग फिर से शुरू हो सकती है, क्योंकि अभी ईरान ने एक दिन पहले ही इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया और इजराइल में जो आतंकी हमला हुआ है उसे लेकर कई सवाल भी उठने लगे। सवाल सबसे ज्यादा टाइमिंग को लेकर है। अभी इजराइल और लेबनान फिर से सीजफायर में आ चुके हैं। ईरान के साथ अमेरिका इजराइल का भी सीजफायर है। नेतन्याहू चाहते हैं कि दोनों मोर्चे पर खतरे का सफाया कर दिया जाए, लेकिन अमेरिका दोनों मोर्चों पर सीजफायर कराकर बैठा हुआ है। तो सवाल ये, क्या बेंजामिन नेतन्याहू ऐसा कोई अटैक प्लान करवा सकते हैं ताकि ईरान पर लेबनान में फायर करने का मौका मिल जाए? हालांकि अभी तक आतंकियों के बारे में कोई विशेष जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल इसका आरोप ईरान या फिर ईरान प्रॉक्सीज पर लगाएगा ताकि अमेरिका इजराइल को हमले के लिए फिर से छूट दे दे और फिर से इजराइल दोनों जगहों पर तबाही शुरू कर सके। वैसे अमेरिका जब जब इजराइल को सीजफायर के लिए कहता है, इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू कोई ना कोई ऐसी चाल चलते हैं जिससे शांति की बात नहीं बन पाती है। और यह भी एक वजह है कि इन दिनों बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हालात ठीक नहीं है। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा हो चुका है और दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हो चुके हैं। उधर इजराइल में नेतन्याहू का भी विरोध जमकर हो रहा है। बार बार जंग की मोर्चा खोलने और इजराइल को जंग में झोंकने के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इजरायली लोग यही मान रहे हैं कि नेतन्याहू अपने
तीनों भ्रष्टाचार के केस को दबाने के लिए जंग में इजरायल को फंसाए रखना चाहते हैं। उधर इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का कार्यकाल अक्टूबर 2026 तक ही निर्धारित है। हालांकि बढ़ते राजनीतिक दबाव और युद्ध की परिस्थिति की वजह से चुनाव समय से पहले सितंबर-अक्टूबर 2026 के आसपास होने की संभावना जताई जा रही है। तो क्या नेतन्याहू अपनी छवि को सुधारने के लिए और फिर से इजरायल को जंग में झोंकने के लिए इस तरह की कोई प्लानिंग कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और इस पॉइंट पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। देखना होगा कि इजरायल आगे आतंकी हमले को लेकर क्या खुलासा करता है और जब दूसरा आतंकी पकड़ा जाता है तो उससे क्या बातें निकलकर सामने आती है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच डील पर बात नहीं बन पा रही है और विवाद भी बढ़ता जा रहा है। खबर है कि अमेरिका ईरान के बीच भारी भयंकर जंग के बीच ईरान ने अपने एक और बेहद गुप्त हथियार आराश-ए-कमनगीर को मोर्चे पर लगा दिया है। इससे अमेरिका के सबसे अत्याधुनिक जासूसी ड्रोन MQ-9 रीपर को होर्मुज के पास पतंगों की तरह मार गिराया गया। इस अनोखे डिफेंस सिस्टम में रडार की नजरों से बचने वाले स्टेल्थ विमानों को भी ढूंढ निकालने की गजब की ताकत है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान ने तकनीक के मामले में खुद को अमेरिका के सामने साबित किया है और आज की तारीख में ईरान तकनीक के मैटर में बहुत मजबूत है कि वो इस तरह के सस्ते और मोबाइल डिफेंस सिस्टम से अमेरिका के अरबों खरबों रुपए के खतरनाक अत्याधुनिक हथियारों को होर्मुज की खाड़ी में मटिया मेट कर रहा है। अब अमेरिका और ईरान के बीच भले ही शांति की बातचीत का हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे से दोनों ही एक दूसरे पर वार करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। एक तरफ जहां जंग खत्म करने की बड़ी बड़ी बातें हो रही है तो दूसरी तरफ हमले भी जारी हैं और नए नए हथियारों की पैमाइश की जा रही है कि मेरे पास ये है तो तुम्हारे पास क्या है, तो मेरे पास ये है। अब इस बीच ईरान ने पहली बार अपना ऐसा सीक्रेट हथियार मैदान में उतार दिया जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहां अमेरिका के F-35 से लेकर MQ-9 रीपर तक सब फ्लॉप है। जरा तस्वीर आप देखिए जिसका जिक्र किया जा रहा है। जो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस सबसे खतरनाक शिकारी की ताकत। ईरान के सीक्रेट हथियार के सामने अमेरिका के सबसे खतरनाक शिकारी ड्रोन भी कीट पतंगों की तरह आसमान से धड़ाधड़ गिर रहे हैं। समंदर में ऐसा नजारा देखकर अब दुनिया भर में ईरान के इस रहस्यमयी हथियार की चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में ईरान ने दावा किया कि उसने होर्मुज के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के सबसे एडवांस जासूसी ड्रोन MQ-9 रीपर को फिर मार गिराया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके लिए ईरान ने अपने नए सीक्रेट एयर डिफेंस सिस्टम आराश-ए-कमनगीर का इस्तेमाल किया है, जो देखने में किसी दूसरे हथियार की तरह ही दिखता है, लेकिन यह गुप्त सिस्टम पलक झपकते अमेरिका के हाई टेक ड्रोन्स को कीट पतंगों की तरह शिकार बनाता है। चलिए इस अमोघ अस्त्र के बारे में जान लीजिए जो ईरान का सीक्रेट वेपन बताया जा रहा है। नाम है आराश-ए-कमनगीर। जैसा कि मैंने आपको बताया, आराश-ए-कमनगीर ईरान की लंबी दूरी की मिसाइल से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य दूर स्थित रणनीतिक लक्ष्यों पर सटीक हमला करना है। आधुनिक गाइडेंस सिस्टम इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। कम समय में लॉन्च करने की क्षमता पर जोर दिया गया है। दुश्मन के सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के बीच भी यह लक्ष्य तक पहुंचने की ताकत रखता है। ईरान की प्रतिरोधक रणनीति का अहम हिस्सा मानी जाती है। इसका नाम फारसी वीर धनुर्धर आराश के सम्मान में रखा गया है। कहते हैं आराश-ए-कमनगीर का नाम पौराणिक योद्धा के नाम पर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के इस घातक जासूसी ड्रोन को ईरान के केश्म आइलैंड के पास घेरा गया और मार गिराया गया। यह पहली बार है जब ईरान ने इस सीक्रेट एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किसी लाइव ऑपरेशन में किया है और दुनिया को इसके बारे में जानकारी दी है। आराश-ए-कमनगीर का फारसी में मतलब होता है
अराश द आर्चर यानी तीर अंदाज वाला महान योद्धा। इसका नाम फारसी लोक कथाओं में एक महान नायक के नाम पर रखा गया है जिसने देश को विदेशी गुलामी से बचाने के लिए तीर कमान उठाया था। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि छिपी हुई और अनोखी ताकतों से लैस यह नया सिस्टम अमेरिका के उन स्टेल्थ विमानों को भी आसानी से आसमान में फाड़ सकता है जो रडार की नजरों से बच निकलने की ताकत रखते हैं। उधर ईरान के इस बड़े दावे पर दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स में बहस छिड़ गई है। कई रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान अब खुद मिसाइल और एयर डिफेंस डिजाइन करने में आत्मनिर्भर हो चुका है। वो पूरे युद्ध के अर्थशास्त्र को ही बदल रहा है, जहां बेहद सस्ते और साधारण सिस्टम के जरिए दुश्मन के अरबों रुपए के जटिल हथियारों को आसानी से तबाह किया जा रहा है। एक और सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं एलेक्स अल्मेडा। उनका यह मानना है कि यह कोई जादुई हथियार नहीं है बल्कि ईरान के मोबाइल एयर डिफेंस का एक नया अलग रूप है। यह सिस्टम किसी बड़े और फिक्स रडार स्टेशन के बजाय हीट के जरिए टारगेट लोकेट करने वाली या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल तकनीक पर काम करता है, जिसे कहीं भी ले जाना और अचानक हमला करना बेहद आसान है। उधर जंग में अमेरिका के करीब 30 दर्जन से ज्यादा रीपर ड्रोन तबाह हुए हैं। हर एक MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत लगभग $30 मिलियन है, यानी 250 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर देखा जाए तो $900 मिलियन का तो यही नुकसान हो गया, लगभग 7,500 करोड़ रुपए। इसके अलावा MQ-1 और MQ-4 ट्राइटन ड्रोन भी तबाह किए गए और इसके लिए अमेरिकी पेंटागन को तकरीबन $1 अरब यानी 9,488 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान हुआ है। यह नुकसान अमेरिकी सेना के पास मौजूद कुल रीपर ड्रोन्स का लगभग 20% हिस्सा है। इनमें से कई ड्रोन हवा में ईरानी गोलीबारी से मार गिराए गए तो कुछ जमीन पर मिसाइल हमलों या हादसों का शिकार हो गए। हालांकि अमेरिकी सेना के जनरल केनेथ एस वेल्सबॉक ने अभी भी इस ड्रोन को जंग का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बताया है, क्योंकि यह बिना किसी अमेरिकी सैनिक की जान जोखिम में डाले लगातार जासूसी करता है और हमले भी कर सकता है। अब तक ईरान के साथ जंग में अमेरिका के 51 जहाज तबाह हो चुके हैं। कौन सा जहाज कितनी संख्या में तबाह हुआ है वो भी आप देख लीजिए। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हथियारों की। टॉमहॉक मिसाइल की बात की जाए तो 850 टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका कर चुका है। 20 करोड़ एक की कीमत है। तकरीबन 1700 करोड़ रुपए फूंक चुका है अमेरिका इस जंग में। हासिल कुछ नहीं है, जीरो। F-15E फाइटर जेट की बात करें तो 4 गिराए गए हैं। 288 करोड़ की कीमत है, यानी कुल लागत 1150 करोड़ रुपए। हासिल कुछ भी नहीं। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर प्लेन, जो कि एक रिफ्यूलर प्लेन है, यानी कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हवा में चलता फिरता एक पेट्रोल पंप है जो फाइटर जेट्स में फ्यूल डालता है। 30 के लगभग में इसका MQ-9 रीपर का नंबर है। स्ट्रेटो टैंकर जो है वो कम संख्या में गिराए गए हैं, लेकिन उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है और इस वजह से उनके जो नंबर्स ऑफ वेपन है वो 9 है, यानी कि तकरीबन 6,246 करोड़ की चपत। और ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं ये अलग अलग नंबर्स हैं। टोटल अगर इसको किया जाएगा तो टोटल में आप देखेंगे कि अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान हो चुके हैं और इसकी वजह से अमेरिका में बहुत सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और अब खबर यह कि इस समय खाड़ी में बड़ी संख्या में अमेरिकी एयर असेट्स तैनात हैं। फ्लाइट रेडार 24 का डेटा यह कहता है कि 4 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर, 3 KC-46A पेगासस टैंकर और एक P-8A पोसाइडन हवा में मौजूद हैं। इनमें कई टैंकर होर्मुज के आसपास हैं, यानी ये सब विमान ईरान के निशाने पर आने वाले हैं। और ईरान ने कह भी दिया है कि सीजफायर टूट चुका है, जिम्मेदार अमेरिका है और अब जो तबाही इस इलाके में आएगी उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा, ईरान नहीं होगा। सेंटिनल-2 सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान होर्मुज में अपनी समुद्री मौजूदगी बढ़ा रहा है। खबरों के मुताबिक IRGC नेवी की 100 से ज्यादा स्पीड बोट्स केशम द्वीप के उत्तर पश्चिम में एक तय रास्ते पर एक साथ चल रही है, यानी कि फॉर्मेशन में है। मानकर चलिए कि होर्मुज में प्रलय की तैयारी है।
उधर खबर है कि ईरान ने F-12 रैप्टर फाइटर जेट्स को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है, जिससे इजरायली सेना को जबरदस्त झटका लगा है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि इस हमले में लगभग $250 मिलियन का नुकसान हुआ है। इस विमान को अमेरिका ने इजराइल को हैंडओवर किया था, यानी अमेरिका और इजराइल दोनों के ही जहाज जमींदोज हो रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो ईरान जंग में नुकसान झेलते हुए भी तेहरान सीना ताने खड़ा है और अमेरिका में जंग से इतना नुकसान हो चुका है जिसकी भरपाई पेंटागन को और व्हाइट हाउस को करने में दशकों लग जाएंगे। ट्रंप आज ईरान के सामने सरेंडर की मुद्रा में दिख रहे हैं और बार बार डील की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका और ईरान में अभी तक कोई डील हो नहीं पाई है, लेकिन माहौल गर्म जरूर हो गया है। डील के लिए ट्रंप परेशान तो हैं, लेकिन IRGC ईरान पर हुए हर हमले का हिसाब चाहता है, मुआवजा चाहता है और यहां तक कि यह भी कह दिया है ईरान ने, मैं लेटेस्ट बयान आपको बता देता हूं। ईरान ने कहा है कि हमें तो परमाणु बम बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारा होर्मुज ही हमारा परमाणु बम है। यानी कि होर्मुज से कब्जा ईरान कभी नहीं हटाएगा। तो क्या करेंगे ट्रंप, कैसे खुलवाएंगे होर्मुज, क्योंकि उनकी जिद की वजह से होर्मुज बंद हुआ। 28 फरवरी से पहले होर्मुज पूरी दुनिया के लिए खुला हुआ था। नजर आइए इस खबर पर। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली देखिए 24/7 अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।